23 जोड़ा क्रोमोजोम होती हैं, यानी 46 को कह सकते हैं। और इसकी खोज की बात करेंगे तो वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने गुणसूत्र की खोज किए थे। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट बोलते हैं और इसके मध्य भाग वाले भाग को सेंट्रोमर बोलते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर बोलते हैं और इसकी धागे की समान संरचना होती है बीच में, जिसको हम एरन बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम कल के वीडियो में बता दिए थे, समझा दिए थे। क्रोमोजोम केंद्र के अंदर होती हैं, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होती हैं, डीएनए के अंदर जीन होती हैं और जीन पर ही माता पिता के गुण पाई जाती हैं। अतः हम बोल सकते हैं जीन को आनुवंशिकता के आधार है और ये भी हम कल समझा दिए थे। कल का वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले कल का वीडियो देख लें, ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ, फटाफट 1-1.5 मिनट के अंदर मैं रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। फिर हम बताए थे मेल में होती हैं और फीमेल में जो 46 गुणसूत्र होती हैं, तो बच्चे का जन्म होती हैं इनसे। मेल और फीमेल के एडजेसेंट से एक बच्चे का जन्म होती हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र मेल में होती हैं और 46 गुणसूत्र फीमेल में होती हैं। और 22 ऑटोसोम ऑलोसोम मिलता है, जिससे एक बच्चे लड़का और लड़की के जन्म होता है। लड़का में 22 + X+ यानी कि 44 + X+ 22 होती हैं, जबकि लड़की में 44 + X+ होती हैं। ये पिछला एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए, कन्फर्म याद होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो पाए। चलिए, फिर हम बताए थे कि कुछ जीव के में हम क्रोमोजोम शायद बताए थे। तो कुछ जीव में क्रोमोजोम, जैसे मटर में कितना होती हैं, 14 होती हैं। जीवाणु में कितना होती हैं, 1 होती हैं। प्याज में कितना होती हैं, 16 होती हैं। मक्का में कितना होता है, 20 होता है। टमाटर में कितना होता है, 24 होता है। मेढक में कितना होता है, 36 होती हैं। नींबू में छोटा नींबू रहेगा तो 18 रहेगा, बड़ा नींबू रहेगा तो 36 रहेगा। मानव की बात करेंगे तो 46। चिंपांजी की बात करेंगे तो 1 मिनट, सॉरी लाइन कट गया, कोई बात नहीं। चिंपांजी की बात करेंगे तो इसमें भी 48 गुणसूत्र होंगे और तंबाकू की बात करेंगे तो उसमें 48 गुणसूत्र होंगे। और यदि टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो 1600 प्लस गुणसूत्र होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, कन्फर्म पता होना चाहिए। ये सारे चीज़ को हमें कल बता दिया था कल वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो कृपया करके कल वाले वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि यदि कल वाला वीडियो अगर नहीं देखेंगे और आज के वीडियो देखेंगे तो कल का वीडियो तो मिस हो गया। तो कल का वीडियो जब मिस होगा तो आपको सही से पता नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पर पूर्व का वीडियो पहले वॉच कर लें, उसके बाद इसको वीडियो को वॉच करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे कम बेनिफिट होगा बेनिफिट, परंतु कम होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का वीडियो क्या है, केंद्रक अम्ल के बारे में बताए थे। न्यूक्लिक एसिड ये 2 तरह के होती हैं, डीएनए और आरएनए। क्या, डीएनए और आरएनए होती हैं। डीएनए में डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती हैं, डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती हैं, डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती हैं। यह कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होती हैं। तो केंद्रक के अंदर होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं पादप में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये पाई जाती हैं डीएनए। तो आपको ये 3 जगह पता चलता है, हर एग्जाम में पूछा जाती है, हर एक एग्जाम में ये देखने को मिलता है आपको। तो निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। फिर हम इसकी श्रृंखला की बात कर लेते हैं। ये आपको फिगर आपको बाएं साइड, मेरे बाएं साइड आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती हैं। डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, तो याद रखिएगा कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डीएनए को देखा था। और जीन को किसने एस्टैब्लिश किए थे, तो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीन को सबसे पहले देखा था। और डीएनए को किसने देखा था, तो याद रखिएगा कार्लसबर्ग। क्या, कार्लसबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डीएनए को देखा था। और जीन को किसने देखा था, तो आपको पता होना चाहिए, जीन नाम के वैज्ञानिक थे, सॉरी जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीन को खोज किए थे। तो डीएनए के जो स्ट्रक्चर होती है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 तरह की होती हैं, एक न्यूक्लियोसाइड होती हैं और एक फॉस्फेट होती हैं। क्या, एक न्यूक्लियोसाइड होती हैं और एक फॉस्फेट होती हैं। न्यूक्लियोसाइड भी 2 तरह की होती हैं, एक शुगर होती हैं, एक नाइट्रोजन बेस होती हैं। पता आपका स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा, ये फिगर हम बाएं साइड जहां मैं बैठा हुआ हूं उसके बाएं साइड आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नाइट्रोजन बेस के नीचे क्या है, शुगर है और नाइट्रोजन बेस है। शुगर में दो होती हैं, जिसे आरएनए और डीएनए बोला जाती हैं। क्या, आरएनए और डीएनए। आरएनए का मतलब क्या होती हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का मतलब क्या होती हैं, डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी एग्जाम सेंटर हॉल में आपको नहीं दिखे। आपको कंफर्म पता होना चाहिए। क्या, शुगर के अंदर क्या होती हैं, राइबोज शुगर होती हैं और डायोक्सी राइबोज शुगर होती हैं। राइबोज शुगर का मतलब क्या होती है, आरएनए। डायोक्सी राइबोज शुगर का मतलब क्या होती हैं, डीएनए। क्या, डीएनए होती हैं। नाइट्रोजन बेस में 2 टर्म्स है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। तो नाइट्रोजन बेस के अंदर प्यूरिन है और पैराडीन है। क्या है, प्यूरिन और पैराडीन है। प्यूरिन के अंदर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, और पैराडीन के अंदर क्या है, साइटोकाइनिन और थाइमिन। क्या, साइटोकाइनिन और
थायमीन। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पर आपको ये सारे नाम को याद रखना पड़ेगा। कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है और आप आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए आपको हर फिगर, हर चीज़ की जानकारी आपको बहुत अच्छा से होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको दे और आप आसानी से उसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डीएनए के एक टर्म जो होती हैं, जैसा कि आपको फिगर में ये भी डाल देते हैं। ये डीएनए का एक फिगर बना के आपको बतला देते हैं, बाएं साइड लगा देंगे आपको। ठीक है, तो डीएनए के एक टर्म की लंबाई कितना होती है, याद रखिएगा 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या डीएनए का एक टर्म जो दिखाई पड़ रहा होगा फिगर में, उस एक टर्म का जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती हैं। उसके अंदर क्या होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अंदर कितना है, 10 न्यूक्लियोटाइड है। क्या 10 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। तो प्रत्येक जो न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 34/10 करोगे तो ये 3.4 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाती हैं, आपको पता होना चाहिए डीएनए की संरचना कैसी होती हैं, डबल स्टैंडर्ड होती हैं। आप फिगर में भी देख सकते हो अच्छे तरह से। डीएनए के संरचना जो है डबल स्टैंडर्ड होती हैं, और इसे खोज जो किया था वाटसन एंड क्रिक। क्या वाटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डीएनए को खोज किए थे। यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो होती हैं, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती हैं, और इसके खोज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए। इसको डबल स्टैंडर्ड जो होती है डीएनए, इसे खोज किया था वाटसन एंड क्रिक। क्या वाटसन एंड क्रिक। फिर आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो हम बताए थे, कहाँ पे बताए थे, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पैरिडोमिन होती हैं। आपको पता है प्यूरिन और पैरिडोमिन होते हैं। तो प्यूरिन के अंदर क्या होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन होती हैं। क्या प्यूरिन के अंदर क्या होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन होती हैं। और पैरिडोमिन के अंदर क्या होती हैं, साइटोकाइनिन और थाइमिन होती हैं। क्या साइटोकाइनिन एंड थाइमिन होती हैं। क्या साइटोकाइनिन और थाइमिन होती हैं। तो एडेनिन और थाइमिन, क्या एडेनिन और थाइमिन मिलकर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या एडेनिन और थाइमिन, क्या एडेनिन और थाइमिन मिलकर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन, क्या ग्वानिन और साइटोसिन मिलकर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि ए बराबर टी। क्या ए बराबर टी, ए मीन्स क्या एडेनिन, क्या ए मीन्स एडेनिन और टी मीन्स थाइमिन। क्या एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं। यानी ए बराबर टी और जी बराबर सी। जी मतलब ग्वानिन और सी मतलब क्या होती हैं, साइटोसिन। क्या सी मतलब क्या होती हैं, साइटोसिन, और जी मतलब क्या होती हैं, ग्वानिन। जब ग्वानिन और साइटोसिन मिलेगा, क्या ग्वानिन और साइटोसिन मिलेगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, कोई बात नहीं, सब चीज़ होता है। तो अब डीएनए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आरएनए की बात कर लेते हैं। तो आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या आरएनए का मतलब क्या होती हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या आरएनए का मतलब क्या होती हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नया देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा के ही छोड़ेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएँ, आपके लिए बेहतर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चैनल छोटा है परंतु पढ़ाई धमाका है। क्या चैनल छोटा है परंतु पढ़ाई क्या है, धमाका है। आपको बड़ा बड़ा चैनल पर भी इतना बेहतरीन क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको कम समय में आपको हर एक चीज़ की जानकारी दे दे, वो बेहतर होता है। आप मान के चलिए आपका टाइम वेस्ट 1 सेकंड भी नहीं होगा, 1 सेकंड भी मैं आपका डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। तो ये चैनल बेहतर सिद्ध होगा आपके लिए। तो चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपका कंटेंट, मेरा जो कंटेंट है आपके पास आसानी से पहुँच पाए। चलिए आरएनए बता देते हैं। आरएनए का मतलब क्या होती हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती हैं। क्या राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती हैं। डीएनए की संरचना क्या था, डबल स्टैंडर्ड था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन आरएनए की संरचना कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं। क्या सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती हैं। इसमें क्या होती हैं, राइबोज शुगर होती हैं। क्या इसमें राइबोज शुगर होती हैं, बल्कि डीएनए में क्या होती हैं, डाइऑक्सी राइबोज शुगर होती हैं। सॉरी, इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होती हैं, जबकि आरएनए में क्या होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं। क्या होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होती है। क्या इसके नाइट्रोजन बेस में क्या होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होती है, परंतु किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होती हैं। क्या थाइमिन जो होती हैं, थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाती है, यूरेसिल हो जाती हैं। तो यूरेसिल हो जाएगा तो वो आरएनए बन जाएगा। क्या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होता ही है नाइट्रोजन बेस में, लेकिन
थायमिन वहाँ पर होता है थायमिन, लेकिन थायमिन के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यूरेसिल हो जाएगा। जैसे ही यूरेसिल हो जाएगा तो वो डीएनए नहीं हो गया, क्या हो गया, वो आरएनए हो गया। क्या, वो आरएनए हो गया। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं आरएनए। क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपको नाम याद रखना चाहिए, mRNA, rRNA और tRNA। क्या, mRNA, tRNA और rRNA। क्या, एक बार फिर से याद करना पड़ेगा ना, mRNA, tRNA और rRNA, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। तो mRNA का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और tRNA का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और rRNA का मतलब हुआ राइबोसोम आरएनए। क्या, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 3 तरह के आरएनए होती है। अब तीनों का काम बहुत ही इजीली है, इजीली आप कर सकते हो, समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो। थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो mRNA का क्या होती है, ये मैसेंजर मैसेज करता है। मैसेंजर मतलब क्या होता है, मैसेज करना। ये मैसेज करता है क्या, एमिनो एसिड को पहचानता है, कौन सा एमिनो एसिड है, यानी कौन सा बसा है। जो खाना आप खाते हो तो उस खाना में क्या है, बसा है, प्रोटीन है, लवण है, जल है, सारा कुछ है ना जी। तो सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, ताकि वो बसा को आइडेंटिफाई करे, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करे। हैं, तो प्रोटीन एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन ही तो होता है ना। 20 एमिनो एसिड मिलेगा तो एक प्रोटीन बन जाएगा। क्या, 20 एमिनो एसिड मिलेगा तो एक प्रोटीन बनेगा। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। तो एमिनो एसिड जो डाइजेशन जब हम बताएंगे तो आपको बता देंगे कि एमिनो एसिड वहाँ पर क्या फंक्शन करता है। ठीक है, वहाँ पर अच्छा तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे, डाइजेशन में हम अच्छा तरह से पढ़ेंगे। परंतु इतना अभी आप जान लीजिए कि एमिनो एसिड जो होती हैं वो एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कौन करता है, तो mRNA। ठीक है, और आइडेंटिफाई करके उसको एक क्रम में क्या करता है, उसको सजाता है। उसको एक क्रम में क्या करता है, सजा देता है, और सजा करके वो tRNA का काम क्या होता है, परिवहन करना। क्या, परिवहन करना, कहाँ पर परिवहन करना, राइबोसोम के पास। क्या, राइबोसोम के पास, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन कहाँ बनता है प्रोटीन बनता कहाँ है, तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम किसके अंदर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसा कि बताया था कि राइट साइड में होती है रफ, वहाँ पर होती है राइबोसोम। आप वीडियो अगर लगातार देखेंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो राइबोसोम के अंदर क्या होती हैं, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, तभी तो इसको बोला जाती है प्रोटीन की फैक्ट्री, आपको पता होना चाहिए। तो tRNA क्या करता है, यह एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करके और ट्रांसफ़र कर देता है RNA को। क्या, RNA को ट्रांसफ़र कर देता है। RNA क्या होती हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या, राइबोसोम राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या काम क्या होती हैं, यही प्रोटीन बनाता है। क्या, यही प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होती हैं। क्या, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन होती हैं। आरएनए से डीएनए यानी उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। यानी डीएनए से अगर आरएनए बनाओगे तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या, डीएनए से अगर आरएनए बनाओगे तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन आप उल्टा कर दोगे, आरएनए से डीएनए बना दोगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनाओगे, क्या, आरएनए से प्रोटीन बनाओगे तो क्या हो जाता है, वो ट्रांसलेशन। क्या, उसको ट्रांसलेशन बोला जाती हैं। और डीएनए से डीएनए बनाओगे तो रेप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए बनाओगे तो रेप्लिकेशन। क्या, आरएनए से आरएनए बनाओगे तो रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाओगे तो रेप्लिकेशन। मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद तमाम क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया, और पिकअप करने के बाद उन सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके लाया हूँ। बहुत मेहनत लगता है, तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और यकीन मानिए कि ये चैनल भले छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप कहीं से भी उठा कर देख लीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन से इससे नहीं फंसा, एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया ना, तो आप जो कहिएगा सो, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने लगभग 2 से 3 घंटा रिसर्च करता हूँ, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं लाता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले मोटिवेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ।